गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई की प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को आप आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई में हमने सबसे पहले ट्रेंड को डिस्कस किया था, ग्रुप वाइज ट्रेंड और पीरियड वाइज ट्रेंड। उसमें आपने पढ़ा टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होगा एटम्स का, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट बात करते हो पीरियड में हमारे n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहती है। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो ग्रुप में एटम्स का साइज इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, पीरियड में एटम्स का साइज जो है वो डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। ग्रुप में इंक्रीज और पीरियड में डिक्रीज। रीजन दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेन है। उसके बाद मैंने आपको आयनिक रेडियाई के बारे में बताया था, और आयनिक रेडियाई में हमने पढ़ा था जो भी हमारा एटम होगा अगर वो कैटायनिक फॉर्म में है तो उसका साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज होगा हमारे न्यूट्रल एटम का, सबसे बड़ा साइज होगा हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन का। कैटायंस का साइज सबसे छोटा, उससे बड़े न्यूट्रल एटम, उससे बड़े एनायंस। क्या रीजन दिया था मैंने आपको इसका रीजन मैंने आपको दिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैटायंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारे इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। जब हम एनायन बनाते हैं, एनायन बनाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होंगे, साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या केस आया, कैटायंस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, एनायंस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में साइज डिक्रीज हो जाएगा, इस केस में साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहता है अबाउट आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई को हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये एटॉमिक रेडियाई में, पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कंसेप्ट है बच्चे हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। सबसे पहले मैं यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को डिफाइन करूंगा, एंड देन हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आयनिक रेडियाई कंपेयर करेंगे, किसका आयनिक रेडियाई कम है और किसका आयनिक रेडियाई ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं वो हमारे आयंस या एटम्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Those particles यानी कि those ions or atoms which contain same number of electrons are called isoelectronic। तो इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया F नेगेटिव, अब इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने सोडियम लिया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों स्पीशीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। माना इन दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होने की वजह से प्रोटॉन्स अलग अलग आ रही है।
प्रोटॉन्स अलग अलग आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अलग अलग आएगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग आएगा तो दोनों का एटॉमिक रेडियस भी अलग अलग आएगा, यानी कि साइज भी अलग अलग आएगा। अब दोनों का साइज डिफरेंट है तो एक का साइज छोटा होगा और दूसरे का साइज बड़ा होगा। तो यही चीज हमें डिस्कस करनी है हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बता सकें, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंपलसरी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में 3-4 बता देते हैं वो आपको आयंस, और बोलेंगे इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जब हमारे पास कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, तो उसमें हम साइज कैसे जज करते हैं, 2 ही लाइंस हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट देखो क्या है। For isoelectronic species, ionic size increases with increase in negative charge, and ionic size decreases with increase in positive charge। क्या बोला मैंने? अगर आपके पास आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक स्पीशीज पे आ रहा है 1 नेगेटिव, दूसरी स्पीशीज पे आ रहा है 2 नेगेटिव, तीसरी स्पीशीज पे आ रहा है 3 नेगेटिव, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बजाय मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा हूं, एटम पे +1 चार्ज था, फिर +2 हो गया, फिर +3 हो गया, इस तरीके से, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता हूं उसकी वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। दोनों में रीजन क्या है? रीजन हमारा सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनिक साइज जो है वो लेस होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखो मेरे पास है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। और भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, लेकिन एक बार इतनी एग्जांपल ले रहा हूं। आपने पहले ये चेक करना है कि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं। अगर ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ना तो इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। चेक कर लो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गेन किए हुए हैं, तो नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 गेन किए हुए हैं, 10 हो गए। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 1 गेन किया हुआ है, 10 हो गए। तो इन तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लूज कर दिया, 10। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2 लूज कर दिए, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 होती हैं, 3 लूज कर दिए, 10। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्पीशीज लिखी हैं सभी स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर इनके लिए मुझे बताना है क्या ट्रेंड रहेगा साइज का। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज छोटा हो जाता है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मैग्नीशियम का साइज 2 पॉजिटिव, उसके बाद सोडियम का साइज 1 पॉजिटिव, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड फाइनली नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है,
जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज भी इंक्रीज होगा। दैट इज द ट्रेंड फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये मैंने इनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मुझे बोला होता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, फिर मैं इसको उल्टा करके लिख देता। फिर मैं N3 नेगेटिव से स्टार्ट करता और उसके बाद एल्यूमिनियम तक लेके जाता, एल्यूमिनियम पे मेरी सीरीज को मैं खत्म करता। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा ऑर्डर बोला गया है। मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, और क्वेश्चन में जो भी ऑर्डर बोला होगा वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो ये हमारे पास हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कंसेप्ट था। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर मुझे ना आपकी वीडियो शो नहीं हो रही, तो एक बार मैं मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लूं? हाँ जी जरूर जरूर। ओके। हाँ जी बच्चे, और कोई डाउट हो? देखो छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन भी आ जाती है, और अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो ये ट्रेंड तो पक्का आएगा। आपको 3-4 आयंस दे देंगे और बोलेंगे इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में। तो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तभी ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। और टीचर ऐसा नहीं करता होता, टीचर हमेशा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस ही देगा, क्योंकि वो कभी भी आपका काम मुश्किल नहीं करना चाहता, वो बस आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो आपको हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही देगा। आपने उसमें अरेंज करना है चार्ज के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हो जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट है तो बोलो बच्चे किसी को। नो सर। ठीक है जी। तो ये अपने पास अपना टॉपिक था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। जो पहली प्रॉपर्टी बच्चे आप डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक रेडियस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। अब हम आ गए हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पक्का आएगा एक आधा। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। हेडिंग है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। कई बुक्स में लिखा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, और एक आधी बुक में भी लिखा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपकी मर्जी है, आपने तीनों में से कौन सा वर्ड यूज करना है। पता तीनों होने चाहिए, क्योंकि टीचर इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकता है। मैं ज्यादातर इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड यूज करता हूं। इसकी शॉर्ट फॉर्म लेके चलूंगा IE। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो सिंबल आप यूज करते हैं डेल्टा IH। ये सिंबल भी यूज करनी है, ये आपको पता चलेगा 6th चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास हमारी हेडिंग है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of an atom present in the gaseous phase या gaseous state, एक ही बात है। डेफिनेशन मैंने लिख दी, लेकिन एक बार मैं इसको मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? देखो आपके पास कोई भी एक एटम पड़ा होगा, उस एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो हमने एक छोटा सा बिजनेस करना है, हम उसे बोलेंगे कि हम तुझे एनर्जी देंगे, बदले में तुझे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने। ये सेम हमारे जैसे ही है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमारे पास मनी होती है, पैसा होता है, हम पैसे देते हैं शॉपकीपर को और मर्जी की चीज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट में जाओगे आप अपनी मर्जी से पैसे दोगे और कोई भी चीज ले आओगे।
आपको शॉपकीपर जो होगा वो रेट बताएगा कि ये वाली चीज इतने की है, ये वाली चीज इतने की है। फिर आप अपना बजट देखोगे, जितने आपके पास पैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज परचेज करके घर पे आ जाओगे। तो ये जो बिजनेस वाला काम है, ये सेम बिजनेस वाला काम हमारे एटम्स भी करते हैं। एटम्स के लिए जो पैसा होता है, जो मनी होती है, वो होती है एनर्जी। और वो किस चीज का बिजनेस करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स का बिजनेस करती हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं एक एटम के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने पैसे लेगा, कितनी एनर्जी लेगा। वो मुझे अपनी एनर्जी बताएगा, मैं उसको उतनी एनर्जी दूंगा, वो बदले में मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाम से समझ में आ रहा है, आयनाइजेशन। हमने हमारे एटम को आयन में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन छीन के। जब हम हमारे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एटम हमारा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटम को आयन बनाना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। एटम को आयन कैसे बना रहा हूं? एनर्जी देके। तो यहां पे अपने पास अपना कंसेप्ट आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अभी मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैंने आपको थोड़ी सी ही डेफिनेशन बताई है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अभी मैंने वैलेंस शेल की बात नहीं की, अभी मैंने गैसियस स्टेट की बात नहीं की। उन सब कंसेप्ट्स पे अभी आ रहा हूं धीरे धीरे। एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है। अगर आप टीचर को ये बात बोलोगे ना, आपको सपोज करो क्लास में या स्कूल में पूछ लिया, बोले कि बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एटम को एनर्जी देती है। दैट इज करेक्ट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करती है। सपोज करो मेरे पास कार्बन एटम है, कार्बन एटम में ये आ गया न्यूक्लियस, ये पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आ गया ये दूसरा शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास हमारे कार्बन का बोहर मॉडल आ गया। बोहर ने हमें बताया था हम एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की चॉइस है। कार्बन एटम इन 6 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आप खुद देखो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं उनको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही होगी, उनको रिमूव करना मुश्किल है। लेकिन जो एटम्स हमारे बाहर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, बाहर वाले शेल में प्रेजेंट हैं, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हैं, उनको अट्रैक्शन कम मिल रही होगी, इसलिए इनको रिमूव करना इजी है। तो हमेशा एटम वही इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है जो उसके लिए रिमूव करना इजी है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? जो आउटर शेल में प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आउटर शेल में होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतनी कम मिलेगी, उसको रिमूव करना उतना आसान हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो कहां से रिमूव करना है? फ्रॉम द वैलेंस शेल। एटम का जो लास्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हमें जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मौका मिलेगा तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करते हैं? वैलेंस शेल से। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं मिलती, तो हम उसे भड़का सकते हैं। हम उसे बोलेंगे कि यार तुझे तेरे घर से अट्रैक्शन नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो तू हमारे साथ चल। तो वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हमारी बातों में आ जाएगा और हमारे साथ चलेगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हमारी बातों में नहीं आएंगे, वो बोलेंगे हम तो न्यूक्लियस के पास हैं, हमें फुल अट्रैक्शन मिल रही है, तू तो हमें भड़का रहा है। तो वो अपनी बातों में नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव करते हैं वैलेंस शेल से। अब ये हो गया हमारे पास हमारा दूसरा कंसेप्ट। अब आपसे अगर टीचर पूछेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से ही क्यों निकालना है इलेक्ट्रॉन, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब
न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा सा इजी होता है। अब आ गए हम हमारे लास्ट पॉइंट पे, एटम जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास एटम्स जो हैं वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस है या लिक्विड सब्सटेंस है सॉरी, सॉलिड सब्सटेंस है या लिक्विड सब्सटेंस है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट, अगर रियलिटी बोलो तो इम्पॉसिबल। अगर हमारा एटॉमिक सब्सटेंस मतलब एटम ने जो सब्सटेंस बनाया हुआ है वो सब्सटेंस अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सबसे सूटेबल, सबसे फाइन कंडीशंस कौन सी होती हैं? जब हमारे एटम्स गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो अब किसी बच्चे ने पूछा सर ऐसा क्यों, सॉलिड लिक्विड में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने मुश्किल क्यों है? मैं आपको एक ही लाइन में बोल देता हूं, सॉलिड लिक्विड के लिए आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, पूरा डिटेल में समझना है, तो एटम्स का गैसियस स्टेट में होना जरूरी है, बात खत्म। तो किसी बच्चे ने पूछा सर क्यों सॉलिड लिक्विड में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल सकता, हम गैसियस में क्यों निकालेंगे? तो उसका रीजन बच्चे मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये हमारा एटम है, मैंने इस एटम को एनर्जी दी। अगर मैं इस एटम को एनर्जी दूंगा तो ये एटम मुझे बदले में क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इस एटम से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले ये एटम न्यूट्रल था, अब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया, तो इस एटम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एटम को नुकसान हो गया। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड या लिक्विड में एटम्स एक दूसरे के काफी पास होते हैं। तो अगर मैं एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। मैंने इसे एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन मुझे मिलता इससे पहले दूसरे एटम ने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि एटम्स पास पास है। सॉलिड में भी एटम पास पास होते हैं, लिक्विड में भी एटम्स पास पास होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करवाऊंगा ना, दूसरा एटम क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सॉलिड या लिक्विड वाले एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं, उनको एक दूसरे की चिंता है। अगर इस पे लॉस आ रहा है तो इसका जो पड़ोसी है वो इसकी हेल्प करेगा, वो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सॉलिड और लिक्विड में ये प्रॉब्लम है। गैसेस में ऐसा नहीं होता। गैसेस में एटम्स होती है दूर दूर, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। तो एटम्स दूर दूर हैं, ना तो किसी के साथ किसी को हमदर्दी है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, और ना ही कोई लड़ाई है, ना ही कोई पल्सिव फोर्स है। अगर मैं इस एटम को एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो इस एटम की मदद करने वाला कोई नहीं है गैसियस स्टेट में। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, इस एटम को भड़काने वाला कोई नहीं है। हमने एनर्जी दी, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन ले लिया, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हम अपना अपना मतलब निकाल के वहां से निकल लेंगे। इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला कोई नहीं। तो मतलब गैसियस स्टेट में जब एटम प्रेजेंट होती हैं तो वहां पे अपने पास किसी तरह का कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा गैसियस स्टेट वाले एटम्स पे ही अप्लाई होगी, कभी भी सॉलिड या लिक्विड पे अप्लाई नहीं होती। तो हमारी इस डेफिनेशन में तीन ही बातें थी, वो तीनों बातें मैंने आपको बता दी। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है, प्रोवाइडेड हमारा जो एटम है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन थी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है,
पूछ सकते हो बच्चे? चलिए, तो ये हमारे पास हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं एटम में से, उसके लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी को कौन सी यूनिट्स में मेजर करना है मैं ये बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप देते हैं ना, वो एनर्जी आप कैलकुलेट करती हैं किलो जूल पर मोल में। मतलब डेफिनेशन में तो मैंने ये बोला, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है। आप खुद सोचो, एक एटम पकड़ के ढूंढ के कहां से लाऊंगा? हम एक एटम को मतलब पकड़ के नहीं ला सकते, उसको मैं एनर्जी नहीं दे सकता। हमारे पास हमारे एक किसी भी गिवन सब्सटेंस की डेफिनेट अमाउंट होती है। केमिस्ट्री में हम डेफिनेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स में। तो मेरे पास 1 मोल गैसियस एटम होंगे। 1 मोल गैसियस एटम कितने हो गए? एवोगैड्रो नंबर जितने। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। इतने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलने में तो यही आ गया कि एक एटम, पर आप खुद सोचो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एटम को पकड़ूंगा, उसको एनर्जी दूंगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन सब्सटेंस होता है उसकी अमाउंट ले लेते हैं 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस की एनर्जी देते हैं किलो जूल्स के अंदर। तो ये हमारे पास हमारा केस होता है यूनिट्स का। आपने जो भी एनर्जी देनी है वो किलो जूल्स में देनी है। आप यहाँ पे जो एनर्जी बताते हो वो एक एटम के लिए नहीं होती, 1 मोल एटम्स के लिए होती है। तो 1 मोल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव वर्ड मैंने फालतू लगा दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास एक एटम था, वो एटम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट था। उस एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करनी है। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या कर रहा हूं, उस एटम को मैंने एनर्जी दी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर बाद में और एनर्जी दी, उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर बाद में और एनर्जी दी, उसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। मतलब सेम एटम में से बार बार एनर्जी देके जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे देखो, मेरे पास मेरा एक एटम है X, उस X एटम को मैंने एनर्जी दी, उस एनर्जी को मैंने लिख दिया डेल्टा H1। इतनी एनर्जी देने पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बन जाएगा X पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब यहाँ पे जो ये कैटायन बना ना, इस कैटायन को मैं फर्दर एनर्जी दे रहा हूं, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और इसी में से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले दिया था, एक और दे दिया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट हो गई, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये सेकंड हो गई। अब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से इसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना, डेल्टा H3। तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एटम पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। जब हम एक ही एटम को कंसीडर कर लेते हैं और उसी एटम में बार बार एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये डेफिनेशन को, हाँ जी बोलो।
सर हमारे पास जितने भी मतलब एटम एक मोल में, उसमें से हाँ एक जी, इलेक्ट्रॉन मूव होएगा या फिर सारे एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी मूविंग? बच्चे सभी। देखो, अगर मैं इतने सारे एटम्स ले रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन मुझे एक ही एटम से रिमूव करना है, फिर बेनिफिट क्या हुआ? फिर तो एक ही एटम ले लेते। जब आप 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हो, 1 मोल सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करोगे, सभी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। मतलब हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जब ये सारे एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एनर्जी बताई है, यूनिट्स बताई, वो 1 मोल एटम्स के लिए। अब बार बार मैं इतना बड़ा नंबर तो नहीं बोलूंगा ना, इसलिए अपन डेफिनेशन 1 एटम के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन इतने सारे एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे हर एटम, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे एक बार में। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंड थेरेपी की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। सर हाँ जी, सर हाइड्रोजन के लिए ये पॉसिबल है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आप खुद सोचो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो बस वो एक देके खाली हो जाएगा बच्चा, और कुछ नहीं है उसके पास, उसमें नहीं हो सकता ये काम। ओके सर। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी बच्चों से, ध्यान से सुनो। पहले मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, और फिर मैंने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला। तो मैंने यहाँ पे 3 बार इलेक्ट्रॉन निकाला। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 3 बार एनर्जी देनी पड़ी, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सेम चाहिए या एनर्जी इंक्रीज होगी या एनर्जी डिक्रीज होगी? डिक्रीज सर होने का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, बाद में कम हो गई, या बाद में एनर्जी और ज्यादा चाहिए, या तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सेम चाहिए? आप बताओ अब। सर बाद में ज्यादा चाहिए। ज्यादा। बाद में ज्यादा चाहिए। अच्छा, किसी और को कुछ और लग रहा हो? दृष्टि कुछ कह रहे थे? नहीं सर, ज्यादा ही चाहिएगी एनर्जी। अच्छा, ज्यादा चाहिए होगी एनर्जी, ऐसा क्यों लगा आपको भाई? क्योंकि सर फिर वो कटायन बन गया, वो ज्यादा क्लोज हो गया इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के। अब देखो, आंसर बिल्कुल आपने दृष्टि सही बताया, लेकिन अगर आप ये आंसर लिख के आओगे ना, मैं आपको हाफ मार्क दूंगा। उसका रीजन मैंने आपको कल भी बताया था, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। आपने मुझे सही बात बताई, लेकिन आपने एक वर्ड यहाँ पे यूज करना था कि सर जब कैटायन बन जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो ये वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। आपने मुझे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दी कि इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो मैं आपको कल से यही बता रहा हूँ, इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो चाहे 2 लाइंस में खत्म कर दो, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर वर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। खैर चलो कोई बात नहीं, वो आप चैप्टर में जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको वो चीज आ जाएगी। पर जतिन ने और दृष्टि ने दोनों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ी होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें दृष्टि ने दे दी। देखो, बड़ा सिंपल सा केस है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज करो एक्स के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो अब एक्स पॉजिटिव के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। बाकी जो बातें दृष्टि ने बताई थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, उन टाइट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। आप इसे ऐसे समझो कि मैंने एटम को एनर्जी दी और उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैंने एटम को बुद्धू बनाया,
मैंने उससे इलेक्ट्रॉन लिया, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एटम को घाटा हो गया, तो एटम अब क्या बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देने से नुकसान हो रहा है, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। फिर हमें उसे लालच देना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने 500 में लिया था तो अब वो दोबारा 500 में नहीं मानेगा, उसे पता है कि लॉस हो रहा है। तो मैं उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या बोलूंगा, रेट बढ़ा दूंगा। मैं बोलूंगा चल इस बार 500 में मत दे, इस बार 1000 में दे दे। तो अगर मैं उसको ज्यादा एनर्जी ऑफर करूंगा वो तभी मुझे इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे याद रखने, ऐसे रख लो, नहीं तो कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद देखो 9 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अब इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कम हो गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैंने जो आपको 3 ऑप्शन बताए थे, जतिन और दृष्टि ने बिल्कुल सही बताया। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के कंपैरिजन में हाई आएगी, थर्ड वाली सेकंड के कंपैरिजन में, फोर्थ वाली थर्ड के कंपैरिजन में, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंट्रोडक्शन थी। थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। किसी बच्चे का कुछ पूछना है तो बताओ।